जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के से संबंधित। ठीक है, जैव प्रक्रम का जो क्वेश्चन आंसर जो पूरा होता है उसका पूरा हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीव शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रिया जिसका होना शरीर के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसकी कई परिभाषाएं हैं, इसको आप लोग किसी तरह भी याद कर सकते हैं। मतलब जैव प्रक्रम एक प्रक्रिया है। ये वैसा प्रक्रम है, वैसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे उपयोग करते हैं, उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा, बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना। जितना भी स्तनधारी सब बहुकोशिकीय है। कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो ये बहुकोशिकीय जीवों की चर्चा है। और एक कोशिकीय जीवों में सारी क्रियाएं विसरण विधि के द्वारा होती है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों में कह रहा है कि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे सिर्फ फेफड़ा ही पूरा कर सकता है, इसीलिए विसरण द्वारा इसमें पूरा नहीं होती है। इसमें एक विशेष तंत्र पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, है ना, सभी काम करने के लिए। और जबकि एक कोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया के द्वारा सभी क्रियाएं संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है। जीवों में प्रमुख 2 पोषण की 2 विधियां कौन कौन सी है। तो यह एक स्वपोषण और परपोषण। क्लियर? चलिए, पोषण क्या है? पोषण एक प्रकार की विधि है ना, एक प्रकार की क्या ये विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। इसमें होगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये स्वपोषण। हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषण। क्यों? क्योंकि इसमें और हरे पौधे में 4 घटक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, जल और सूर्य प्रकाश। इन 4 घटक मिलकर करके हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वह विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसे बहुत ही चले बने तो आप लोग इस क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और उसका आंसर भी लिखते जाइएगा। ठीक है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण विधि पाई जाती है जंतुओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 प्रकार की परपोषण विधि का नाम लिखें। 3 प्रकार मतलब 3 प्रकार की परपोषण विधि का नाम लिखें। परपोषण विधि से एक है, मतलब परपोषण के भी 3 प्रकार हैं। एक है मृतजीवी पोषण, परजीवी और प्राणी समपोषी। तो ये 3 प्रकार हुए परपोषण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 6CO2 + 12H2O, उसके बाद है सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ये 4 घटक हुआ। तो इससे बन गया क्या? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधा का ये भोजन के रूप में यूज करते हैं। फिर बनता है 6H2O, ये जल, ये वाष्पन क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे से के पत्ती से ये वायुमंडल में चला जाता है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पेड़ पौधे क्या करते हैं?
मुक्त करते हैं, जो कि मानव इसे सांस के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। उत्पाद, देखिए उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ये रासायनिक समीकरण का ये चिन्ह है, तीर एरो है ना। ये जो अभिकारक में जो भाग लेता है, अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ये कहलाता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक, और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है उत्पाद। क्लियर। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो उत्पाद के रूप में जो बनता है वो जल बनता है और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी बनता है, और कार्बन क्या कहते हैं इसको, C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट का ही हिंदी होता है हरित लवक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। कर हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। मेन चीज तो ये है, जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। कौन, क्लोरोफिल, जिसे बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं इसे, पर्णहरित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है। 3 नहीं, सॉरी, ये किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य, ये 4 घटक होता है। पीछे हम बताए हैं इसको, हाँ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है, देखिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। यानी इसका मतलब हुआ कि बिना मेहनत के आगे कुछ, मतलब मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि हमको रात भर, दिन भर, जब टाइम मिले तब टाइम निकाल करके हमको मेहनत करना चाहिए और उसे कंप्लीट करना चाहिए, तभी हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं, तो ये वायुमंडल से। ठीक है, चलिए आइए, कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है, ये प्राणिसम पोषी जीव हैं। कौन, अमीबा, और कोशिका के आधार पर है एक कोशिकीय, कोशिका के आधार पर एक कोशिकीय, आप पोषण के दृष्टिकोण से प्राणिसम पोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा होता है। मनुष्य के जो आहार नाल है, आहार नाल, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। आप लोग याद रखिएगा, बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए तो इसे जानते हैं, इसका अंग कौन कौन सा आहार नाल का। क्वेश्चन नंबर 14 का, मुख गुहा, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, अमाशय से पहले ग्रास नली होती है, ठीक है, फिर है बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार और इत्यादि इसमें होते हैं। ये सब जो अंग जो बता रहे हैं ये आहार नाल का ही ये क्या है, अंग है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो निगल द्वार और कंठ द्वार होते हैं, ग्रसनी में 2 छिद्र का नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। शुरू होता है मुख गुहा से, और अंतिम रूप से मतलब पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ, इलियम में। कहाँ होती है, इलियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है,
तो ये छोटी आंत में ये घटना घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? ये हरित लवंग में पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज C6H12O6। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? अपघटन करता है, इसे अपघटक भी कहते हैं। अपघटक, इसे अपघटक भी कहते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि जिस जीव के से शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाता है? वो होते हैं पोषी होते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो गोबर छत्ता में ये मृत जीवी पोषण पाया जाता है। मृत जीवी गोबर छत्ता का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मशरूम। गोबर छत्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मशरूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो ये पत्ती में मौजूद रंध्र है। पत्ती में छिद्र होता है। इस तरह से एक पत्ती हमने बना दिया, ठीक है। तो ये पत्ती है, ये किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती है, तो इसके भी छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इस छिद्र को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं इसे? रंध्र। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्टोमाटा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? स्टोमाटा बोलते हैं। या और इसको रंध्र भी बोला जाता है, छिद्र भी बोला जाता है, अंग्रेजी में स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्राणी समपोषी। मनुष्य कवक के शब्द सब आता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो भोजन राजधानी में अमीबा का भोजन पाचन होता है। भोजन राजधानी से भोजन पच करके ये कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ चला जाता है? ये कोशिका द्रव्य में चला जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? तो ये पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र। तो ये तो बहुकोशिकीय जीव में पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि एक कोशिकीय जीव में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता उसमें। तो ये पाचन की क्रिया उसमें कैसे होती है? तो विसरण विधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 कारण मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। कौन सी कलियां बोलते से? स्वाद कलियां। मुख गुहिका से भोजन कहाँ पहुंचता है? मतलब मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो ग्रास नली से होते हुए कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है। कहाँ से चला जाता है? ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली प्रक्रिया संकुचन और फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि भोजन में जो मौजूद प्रोटीन होती है उसे पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम बदल देता है? पेप्टोन्स में तो ये पेप्सिन होता है। पेप्सिन। इस पेप्सिन होता है निष्क्रिय होता है, इसको सक्रिय करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक कहाँ आता है? तो ये आमाशय से ये निकलता है, जठर रस से। किससे निकलता है? ये जठर रस से निकलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, जिसे लेवर भी बोलते हैं, और उर्दू में इसे बोलते हैं जिगर। गाना भी गाया जाता है ना, जिगर के सामने। तो यही है जिगर यानी यकृत। और यकृत ही एक ऐसा अंग है जिसके काटने पर ये क्या होते हैं? फिर से ये जीवित हो जाते हैं, फिर से ये बन जाते हैं। जैसे कोई चूहा का पूंछ अगर कट जाता है तो फिर से उसमें पूंछ आ जाता है ना, ठीक उसी प्रकार ये यकृत होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा करते हैं। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पूछेगा कि आंत कितने प्रकार के? तो आंत होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत।
फिर पूछेगा छोटे आंत कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। बड़ी आंत कितने प्रकार के, ये भी 3 प्रकार के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, ये कहलाता है सीकम। क्या कहलाता है ये, सीकम। इधर से छोटी आंत गया, ये छोटी आंत है, इधर से ये बड़ी आंत है, इसकी जोड़ को क्या कहते हैं, इसी जोड़ को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। क्वेश्चन नंबर 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, ये मलाशय में रहता है, जो कि समय समय पर ये बाहर निकलते रहता है ना। अपचा भोजन मलाशय में रहता है, समय पर ये बाहर निकलते रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय का 35 क्वेश्चन हमने किया, जो कि भारतीय भवन बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, सारा का सारा इसमें हम क्वेश्चन किए हैं अति लघुत्तरीय का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे लघुत्तरीय का। आप लोग देख लीजिए, लघुत्तरीय का सारा PDF मैंने तैयार कर दिया है, सिर्फ इसको वीडियो को बना करके आप डालेंगे, यूट्यूब पर छोड़ देंगे। तो आप लोग सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, तब चलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन पे। क्लियर। चलिए देखिए, लघुत्तरीय है, उसके बाद इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। और इस तरह फिर ये PDF ये क्या होता है, समाप्त होता है। हर एक चैप्टर का हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, लघुत्तरीय भी है ना, सभी क्वेश्चन को इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ।